Very good morning, dear students. Till previous classes, we have studied of the torque on the electric dipole when this electric dipole is placed in the external electric field. यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है। वह टॉर्क उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करता है, रोटेट करने का प्रयास करता है। तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा था कि वो टॉर्क का अमाउंट क्या होगा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेयर पी इज अ डाइपोल मोमेंट, ई इज अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and theta is the angle of the dipole to the electric field. Now today we will discuss about the work done on electric dipole. तो आज हम देखेंगे work done on an electric dipole which is placed in a uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल्स को रखे हुए हैं तो उस पर हमको फाइंड करना है कि उस पर वर्क डन कितना होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को आप रखते हो, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये डाइपोल क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टेंड्स टू रोटेट करने का प्रयास करता है ना। जब ये घूमने का प्रयास करेगा तो होगा क्या कि इस पर एक फोर्स लग रहा होता है जिसको बोलते हैं टॉर्क, दैट इज एंगुलर फोर्स। और एंगुलर फोर्स के कारण क्या होता है, ये रोटेट करता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक एंगुलर फोर्स टॉर्क अपीयर होता है और उसके कारण, उस टॉर्क के कारण डाइपोल जो है डिस्प्लेस करेगा एंगुलर एंगल से, मतलब रोटेट करेगा। तो रोटेशनल मोशन में हमेशा कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टॉर्क दैट मीन्स फोर्स, एंगुलर फोर्स, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। यानी जहाँ कहीं भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना, तो इन दोनों क्वांटिटी को अगर हम कंप्राइज करें, एक साथ लें, तो इससे हम एक अनदर टर्म्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो टर्म्स होगा आपका वर्क डन। यानी कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस डाइपोल पर, उसको हम इन्हीं टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उसको हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन ये नोट करिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, it experiences torque and tend to align in such a way to attain stable equilibrium। यानी कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क डन क्यों करना चाहेगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। यानी कि फिर से उसमें रोटेशनल मोशन करने की टेंडेंसी ना रह जाए डाइपोल में, यानी डाइपोल को रोटेट करके ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखेगा ताकि वो फिर से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने की कोशिश ना करे, यानी उसमें टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे कैलकुलेट कर कर हम वर्क डन निकाल सकते हैं। और वह वर्क डन क्यों होगा, ताकि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन कर ले। ओके, जस्ट सी इन अ फिगर, माइनस क्यू प्लस क्यू दैट इज अ डाइपोल, 12 लेंथ का डाइपोल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल एक्सिस का जो एक्सिस ऑफ डाइपोल है ये थीटा 1 एंगल बना रहा है और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई लग रहा है। इन दोनों एंड्स पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लग रहे हैं। इन फोर्स से हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये टॉर्क इस थीटा को चेंज करेगा, दैट मीन्स दैट कम्स अंडर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसकी सहायता से देखिए अब थीटा चेंज होगा, जब जैसे इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण हो गया क्या, ये जो आपका डाइपोल है दैट विल रोटेट करेगा, तो सर्टेन एंगल से करेगा, वो एंगल दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। and when we have d theta, then we will simply multiply force into displacement. These things give us a work done, right? So we here for calculating work done, we use the simple formula of the work done, that is force into displacement. But here is not a general force, that is a angular force, that means a torque को ही angular force भी कहते हैं। torque
और डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन कैलकुलेट होगा वो होगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। बच्चों ध्यान रखना टी नहीं है, ये है टाउ, टाउ मीन्स टॉर्क। ओके, नाउ टाउ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है पिछले क्लास से, तो वहाँ पे हम इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, दैट इज पी ई साइन थीटा, डी थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम फिगर इट्स क्लियरली विजिबल। नाउ डब्ल्यू इजकल टू, देखिए ये डी डब्ल्यू है, दैट मीन्स छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्कडन डी डब्ल्यू आया। अब हम पूरा वर्कडन करना चाहते हैं अंटिल वी रीच द स्टेबल इक्विलिब्रियम, वी कैन इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 टू थीटा 2 का मीन्स थीटा 1 से रोटेशनल स्टार्ट हुआ है, रोटेशन मोशन स्टार्ट हुआ है डायपोल का, और थीटा 2 मैक्सिमम एंगल थीटा 2 तक जाकर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन कर लिया है। तो इस केस में हम वर्क डन देखेंगे कि टोटल वर्क डन क्या होगा। उसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरी क्वांटिटी को, यानी डी थीटा दिस इज वेरिएबल, और डी थीटा कहाँ तक वेरी कर रहा है, दैट मीन्स वेरी फ्रॉम theta 1 to theta 2, so we can integrate easily. When you integrate p sin theta d theta term from theta 1 to theta 2, here pe is a constant term, you will put outside from the integration, and only integration done sin theta d theta. Okay, sin theta d theta, sin theta d theta, sin theta इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज cos थीटा, और cos थीटा है चूंकि लिमिट भी है तो लिमिट अब रखेंगे तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा दैट इज पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो अब बच्चों देखते हैं ये वर्क डन का आपका आ गया ये पार्ट, W इक्वल टू पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब देखते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस डाइपोल को हम एक आर्बिट्ररी जीरो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जीरो कहाँ हो सकता है, देखिए अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कर दें या तो 90 डिग्री कर दें, तो हम एक काम करते हैं इस डाइपोल को 90 डिग्री करते हैं, ताकि उस केस में क्या हो, वहाँ पे मैं रेस्ट मानता हूँ, यानी थीटा जो होगा 90 डिग्री पे रख देता हूँ, यानी थीटा जो हो 90 डिग्री हो डाइपोल के लिए, तो वहाँ से डाइपोल को हम टर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए नीचे स्टेटमेंट, इफ पोटेंशियल एनर्जी आर्बिट्ररी टेकन जीरो व्हेन द डाइपोल इज 90 डिग्री, अगर डाइपोल 90 डिग्री है तो हम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की हम जीरो आर्बिट्ररी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में देन पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डाइपोल एंड इंक्लाइनिंग एट एन एंगल थीटा, यानी कि अब इस केस में अगर हमने जीरो मान लिया पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर, तो वहाँ से अगर थीटा डिग्री अगर हम रोटेट करते हैं वहाँ से डाइपोल को, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा डाइपोल का दैट विल कम्स यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि अगर वर्क डन जो है डाइपोल का 90 डिग्री से थीटा की तरफ जाए तो वह वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए इस वर्क डन को कहाँ से कहाँ तक कराया, थीटा 1 यानी 90 डिग्री से थीटा 2 यानी हमारा जो भी आर्बिट्ररी थीटा है वहाँ तक, यानी थीटा 1 90 डिग्री से थीटा एंगल तक डाइपोल को रोटेट करने में जितना वर्क डन करना पड़ा उस डाइपोल पर, वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल में, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला भी आपको आ गया, होप सो की थ्योरी भी आपकी क्लियर हो गई होगी। इस केस में अब आइए डिफरेंट केस को स्टडी कर लेते हैं। तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है कि जब थीटा आपका अगर जीरो हो, इस पोटेंशियल एनर्जी में टर्म में अगर थीटा जीरो हो, यानी कि हम उस डाइपोल को रोटेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन कर लिया, तो उस केस में आपका जो डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होने पर, और उस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट विल द मैक्सिमम, दैट इज यू इक्वल टू माइनस पी। और फिर उसके बाद अगर यू आपका जीरो कब होगा, जब आपने पोटेंशियल एनर्जी को आपने एक रेफरेंस माना है 90 डिग्री पर, आर्बिट्ररी टेकन एज जीरो, तो 90 डिग्री पर। और स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब अनस्टेबल का मतलब वहाँ पे आप फोर्स लगाओगे तो रोटेट करेगा और हटाओगे तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा डाइपोल। अनस्टेबल में क्या है,
फोर्स लगाया और लगाने के बाद हटा दिया तो डाइपोल अपना जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ पे नहीं आएगा। तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल पोजीशन कब होगा? जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री से रोटेट करते करते कहाँ चले आए? 180 डिग्री पर। तो 180 डिग्री पर जब डाइपोल को छोड़ेंगे ना, वहाँ पे फोर्स हटा लेंगे, वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हटा लीजिए, तो डाइपोल क्या है वहाँ पे अपने फिर से स्टेबल मतलब अपने इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री फिर से अगेन नहीं आएगा, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अगेन से अपने पोजीशन पे रिमेन वापस चला आएगा। तो ये बच्चों कैलकुलेशन था वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट्स को नोट करना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं और इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेने हैं। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। वो टर्म्स हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए हमें एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो गॉस लॉ को समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेल एज एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं व्हाट इज द एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर जो है ये किसी भी अगर स्मॉल सरफेस लिया जाए, किसी भी स्मॉल एरिया लिया जाए किसी भी सरफेस का, तो उस सरफेस के स्मॉल एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी की सहायता से। यानी कि हम उस सरफेस के स्मॉल सेक्शन को, स्मॉल एरिया को जब रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की सहायता से, तो वो वेक्टर कहलाता है एरिया वेक्टर। याद रहे किसी भी सरफेस का स्मॉलेस्ट एरिया जिसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एरिया वेक्टर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई एरिया, तो इसका डायरेक्शन होगा क्या? क्योंकि एरिया का हम मैग्नीट्यूड अभी तक जानते आए हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन भी होता है एरिया का। वो होता क्या है? दैट इज, देखिए आप इस फिगर में, तो डायरेक्शन इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जहाँ सा भी सरफेस होगा, कहीं भी सरफेस होगा, उस सरफेस पे जहाँ पे आप एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एरिया लेंगे, उस स्मॉल एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा सरफेस के along surface के perpendicular, that perpendicular direction is shows the direction of area vector, right? तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। और देखिए ds, अगर एरिया वेक्टर को हम ds क्वांटिटी से डिनोट करें तो ds वेक्टर इज डिनोटेड एज ds into n cap. ds is the magnitude of this area vector and n cap shows the direction and it is always perpendicular to the area of the surface. तो बच्चों एरिया वेक्टर बहुत ही छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और आगे जाके गॉस लॉ को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशंस लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस। ठीक है, चलिए हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इसको हम किसी भी बाउंड सरफेस के थ्रू पास करें, किसी भी सरफेस के थ्रू अगर हम पास करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो देखिए वह फील्ड लाइंस, ध्यान से समझना है, वह फील्ड लाइंस जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही होगी, वह फील्ड लाइन जो उस सरफेस से परपेंडिकुलर पास होगी, वह परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस उस सरफेस के लिए फ्लक्स कहलाएगी। बात समझ गए? और देखिए होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा सरफेस है ये, और मैंने यहाँ से ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने सरफेस लिया थी, सरफेस अगर परपेंडिकुलर ये फील्ड है तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेकिन अगर वो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर नहीं होती, यानी 90 डिग्री नहीं बनाती है, मान लीजिए ऐसे निकल गया, तो इस केस में क्या होगा? या सरफेस पे ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, उस केस में क्या होगा? दिस विल नॉट अ फ्लक्स। तो दिस विल ऑलवेज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं, लेकिन वह फील्ड लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। और सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब वो फील्ड लाइन जो सरफेस से पास करे और परपेंडिकुलर हो, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्लक्स।
तो इसका मतलब समझ लीजिए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब हम किसी सरफेस से एसोसिएट कर देंगे, बाउंड कर देंगे, घेर लेंगे, तो उस केस में हमें फ्लक्स के बारे में स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट और भी आपके यूटिलाइज होंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ डायग्राम आप ध्यान से देखें, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखिए किसी सरफेस से मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जो होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। तो ध्यान से समझिए कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक चीज़ और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यस, एरिया वेक्टर। यानी सरफेस के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन और होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी और होती है, दैट इज एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी जो परपेंडिकुलर हो सरफेस के, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होंगी, वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देख सकते हैं, हाँ एक चीज ध्यान देना है, अगर सपोज, अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन उठेगा, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के लॉन्ग नहीं है, तो भी क्या हम फ्लक्स का कुछ पार्टिसिपेशन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पार्टिसिपेशन हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, वो फील्ड लाइंस पर्टिकुलर तो नहीं होगी, लेकिन उस फील्ड लाइंस का कुछ कंपोनेंट्स होगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। वो कंपोनेंट कौन होगा, आप समझ सकते हैं, उस कंपोनेंट को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर की तरफ जाए। कंपोनेंट का मतलब समझ गए, जैसे वेक्टर होता था, जैसे यहीं पे आप देख लीजिए इस फिगर में, तो इस फिगर में आप अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर से थीटा डिग्री एंगल पे है, मतलब दोनों के बीच थीटा डिग्री है एंगल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कंपोनेंट अगर इसके अलोंग ले लीजिए और एक इसके परपेंडिकुलर ले लीजिए, तो जो एरिया वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज ई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा ई साइन थीटा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एरिया वेक्टर के लॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली दिस विल दी, it will be the it will the electric flux। ई cos थीटा अब क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशंस करेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं और बाकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर के बारे में शो कर रहे हैं, तो ds जो है हर सरफेस पे, देखिए सरफेस के हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करें, तो देखिए ई डी एस कॉस थीटा कैसे है, जब हमने ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा को हमने क्या किया, इसका मैंने इस ई कॉस थीटा का कंपोनेंट लिया dx के अलॉन्ग, ई का कंपोनेंट लिया ds के लॉन्ग। अब ds के लॉन्ग लेने से क्या करना है, अब उसका प्रोजेक्शन लेना है, कंपोनेंट ई cos थीटा का प्रोजेक्शन, यानी ई का जो प्रोजेक्शन मैंने ds के लॉन्ग लेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि ई ds cos थीटा, और ये मिलकर क्या दे देगा, फ्लक्स। यानी सिंपल सा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, जिसको फाई से डिनोट करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ई cos थीटा इंटू ds। ठीक है, और ds इंटू क्यों हुआ है, क्योंकि इसका मैंने ई cos थीटा का प्रोजेक्शन, यानी उसकी छाया मैंने उस एरिया वेक्टर के लॉन्ग ली है। केवल ई cos थीटा तो ठीक है, कंपोनेंट ये हो गया अलोंग, ये केवल डायरेक्शन मात्र है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों का मल्टीप्लाई, यानी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन वी गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, दैट विल, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो एनी डायरेक्शन। नाउ दिस इज दिस पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, मैंने समझा दिया है, अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, नोट कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, नाउ स्पेशल केसेस कुछ हैं, आप समझ सकते हो, जहाँ थीटा, यानी जो भी जिस फॉर्मूले में थीटा टर्म्स होते हैं, थीटा एंगल्स एसोसिएट होता है, वहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हम बना देते हैं। जैसे थीटा को वेरी कराएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे थीटा अगर 0 से 90 डिग्री में है तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव, 90 डिग्री है तो फ्लक्स हमारा 0, और 90 से 180 के बीच में है तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए कुछ सॉलिड एंगल्स, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम लोगों ने
समझ लेना है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए सॉलिड वही जो कोन है ना जिसमें आप लोग दाना वगैरह खाते हो, तो उस कोन में जो बीच में जो स्पेस में जो एंगल बन रहा है दैट इज सॉलिड एंगल, और इसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन होता है। तो आप डायग्राम में देख लो, मैंने पीपीटी में यहाँ पे बना रखा है अच्छे से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम क्या कहता है, आप पहले स्टेटमेंट यहाँ पे रीड करें, देन आफ्टर आई विल clear you the concept. The surface integral of the electric field intense over any closed hypothetical surface that's called Gaussian surface. इसको हम Gaussian surface उस hypothetical surface में बताऊंगा क्या होता है। In free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface, जिसको मैथमेटिकली हम फाई को डिनोट करेंगे Q by epsilon naught से। क्यू के आगे ये क्या लगा हुआ है, समेशन है आई टू एन, यानी कि अगर क्यू इनक्लोज लेना है यहाँ पे, यानी कि उस सरफेस, एक गॉसियन सरफेस जो होगा, मैं हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करूंगा, उसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उनका सभी का सम करना है, तो दैट इज समेशन। ये जो साइन है दैट इज समेशन, यानी सारे चार्जेस को सम करना है। तो फाई इज टू सिंपली बोल सकते हैं क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई इटसेल्फ क्या है, ई डॉट डी एस। पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा, तो हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस गॉस थ्योरम का मतलब है क्या। देखिए गॉस थ्योरम ही जो है ये इट इज कैलकुलेशन, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स इफ देयर विल बी द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर, यानी कि जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि इसका यूज क्यों करते हैं। तो वही अगर चार्ज अनकाउंटेबल हो तो उस केस में, और अनकाउंटेबल होने के साथ साथ वो ऐसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जो इरेगुलर भी हो, तो इस केस में ऐसे चार्जेस को जो हम गिन नहीं सकते, और इन चार्जेस के कारण हमको किसी भी पॉइंट पर उस चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उन सारे चार्जेस से, तो हम कैसे निकालें। इसके लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है गॉस थ्योरम की सहायता लेना। ठीक है, अब गॉस थ्योरम है क्या, देखिए जहाँ पे चार्ज हैं, जिस सरफेस पे आपके फैले हुए हैं, उस सरफेस को आप क्लोज कर दो, उसकी पैकिंग कर दो। ठीक है, क्या कर दो, पैकिंग कर दो। जैसे मान लो ये आपका तार है, इस पे चार्जेस फैले हुए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इसको पैक कर दीजिए। तो उसको जो पैक करेंगे, तार को आप पैक करोगे, सपोज आप इसके ऊपर रैपर चढ़ाओ, प्लास्टिक चढ़ाओ, तो क्या होगा, वो रैपर किस शेप का आएगा, जस्ट इमेजिन, यस, होप यू थिंक दैट इज सिलेंड्रिकल शेप का आएगा। ठीक है, तो जो रैपर है वो सिलेंड्रिकल शेप का आएगा। तो ये जो रैपर है, ये जो इस वायर के चारों तरफ जो सरफेस क्रिएट किए हैं ना, जो रैप करने के लिए, ढकने के लिए, यही सरफेस इस वायर के लिए क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। और इसका जो शेप होगा वही शेप किसका होगा, दैट इज फॉर गॉसियन सरफेस। तो यही होता है गॉसियन सरफेस। तो किसी भी चार्ज कंटेंट बॉडी जो है उसको आप चारों तरफ से रैप कर दो। और कैसे रैप करना है, यूनिफॉर्मली रैप करना है, सिमेट्रिकल रैप करना है। ऐसा नहीं कि रैपिंग करें तो किसी चार्ज से किसी सरफेस, जो हम रैप करने वाला सरफेस है, उसकी दूरी कम हो, कहीं ज़्यादा, वैसा नहीं, यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल होना चाहिए उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उससे जो सरफेस जिससे रैप कर रहे हैं ना, वो सारे सरफेस जो हैं, वो जिससे रैपिंग कर रहे हैं, ढक रहे हैं, वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो सरफेस हम बनाएंगे दैट इज गॉसियन सरफेस, जिसको हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, हम कल्पना करके बनाते हैं। ठीक है, और अब गॉस थ्योरम देखिए यहाँ कैसे लग रहा है, उसी जो सरफेस है ना, उस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वो फ्लक्स, वो फील्ड लाइंस ना लेकर वो फ्लक्स जो पास करेंगे उस हाइपोथेटिकल सरफेस से, वो फ्लक्स एग्जैक्टली इक्वल होगा उस सरफेस के अंदर जितने चार्ज उस बॉडी प्रेजेंट हैं वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देंगे जितने चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर वाले सरफेस जो हैं
वायर होगा, जो भी चीज़ होगा उस पर जितने चार्ज प्रेजेंट हैं उसमें अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। तो एग्जैक्टली जब ये करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो वो बराबर हो जाएगा फ्लक्स के, जो फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस, उस हाइपोथेटिकल सरफेस से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इट विल बी क्लियर यू। तो आइए अब समझ गए होंगे आप गॉस थ्योरम को। आइए अब देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ का मतलब गॉस थ्योरम समझ गए, फाई यानी फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्यू इनक्लोज का मतलब इस समेशन वाला पार्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो प्रूफ देखिए गॉस थ्योरम का क्या है। प्रूफ का मतलब समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए फ्लक्स यानी ई डॉट डी एस ले लीजिए और फिर इसकी सहायता से हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो उसके लिए हम क्यू इनक्लोज जो करना है ना, क्यू इनक्लोज के लिए में जो क्यू ले रहे हैं वो हम केवल एक चार्ज लेते हैं। ठीक है, एक चार्ज के लिए प्रूफ करते हैं। तो एक चार्ज मैंने यहाँ पे एक ले लिया सपोज ओ पॉइंट पे। ठीक है, अब इस चार्ज को लिया तो इसके बाद देखिए हमको गॉस थ्योरम करना है, तो इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सरफेस जो हमारा ऑरेंज वाली जो बाउंड्री दिख रही है, जो सरफेस दिखा है, दैट इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस हमारा। और इस सरफेस से इस चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस पास करेगी यानी फ्लक्स जो पास करेगा उसके लिए मैंने छोटा सा एक एरिया यहाँ पे ले लिया है जो आपको लाइट ऑरेंज में दिख रहा है। यहाँ से सरफेस एरिया वेक्टर जो है आपका ds बाहर की तरफ आउटवर्ड परपेंडिकुलर जाएगा और इसी के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी दैट इज फ्लक्स कहलाएगा। कब? जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी ई और डॉट डी एस। तो एब्सोल्युटली डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस मैंने कर दिया यहाँ पे। तो पहले हमने क्या लिया, फाई लिया। ठीक है ना, अब फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस। ठीक, ई डॉट डी एस। ओके, अब ई डॉट डी एस में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण? यस, सिंपल, हम पढ़े हैं पॉइंट चार्ज कोई भी एक सिंगल चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैप shows the unit vector directions, shows the direction. डॉट डी एस एज इट इज़ रहेगा, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद डॉट डी एस एज इट इज़ ये मैंने लेके चला है, ये मैंने लेके चला है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करिए, आर डॉट एन। देखिए आर कैप क्या है, ये रेडियस वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन शो कर रहा है और एन कैप क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। दोनों देखिए यहाँ पे सेम है कि नहीं है, रेडियस भी एन कैप यानी कि इसी की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर है और आर कैप भी उसी के लॉन्ग है। तो आर डॉट एन कैप जो होगा सेम डायरेक्शन में है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 हो जाएगा। तो आर डॉट एन आर कैप डॉट एन कैप इज गिव्स द रिजल्ट 1 ना। तो हम यहाँ पे पुट किया है और इसके बाद आप समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी एस देखो ये सरफेस जो है, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया एरिया का, तो स्मॉल सेक्शन ऑफ फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है डी फाई। अब डी फाई को हमको पूरा फाई करना है यानी कंप्लीट फ्लक्स लेना है, पूरे सरफेस के लिए लेना है। तो उसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, चार्ज आपका कांस्टेंट है, वेरी नहीं करना है। आर जो क्वेश्चन सरफेस लिया उसको घटाना बढ़ाना नहीं है तो वो भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, वेरी नहीं है। लेकिन डी एस जो है मैंने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट को मैं बढ़ा के पूरा स्फीयर का भी ले सकता हूँ एरिया, इसलिए वेरिएबल है। तो इसके साथ हम इंटीग्रेशन का साइन अटैच कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो केवल जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन होगा वो डी एस का होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स फाई ई हम बोल सकते हैं। और डी एस का जब हमने इंटीग्रेशन किया यानी टोटल इसका सम किया पूरे एरिया का जो लेंथ वो होगा, पूरा एरिया जो होगा कंप्लीट, दैट विल कम आउट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया का जो इंटीग्रेशन है डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर होगा यानी कंप्लीट एरिया। ठीक है, और यहाँ से जब देखोगे आगे इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अब देखोगे कि हमने लेके चला था लेफ्ट हैंड साइड और आपको मिला क्या, राइट हैंड साइड का क्यू बाई एप्सिलॉन, यानी कि गॉस लॉ प्रूफ हो रहा है, पाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो you keep practice such derivations also.
Okay, also read NCERT book line by line. Okay, hope so you will clear about this theorem and all those concepts which were previously I told you. Now this is enough for today lecture, and meet in the next lecture for the next topic. तब तक के लिए जय हिंद.